निवात्रम विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों और अभिभावकों, राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके संबंध में पहला जो अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसके 50 अति महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और विभिन्न प्रकार के कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज कुछ ही मिनटों में इसका पूरा अभ्यास कराऊंगा। तो अति महत्वपूर्ण जो 50 एमसीक्यूज है, प्रश्न है, उसको आज जानेंगे और इससे संबंधित जो गूगल क्विज है इस चैप्टर से संबंधित वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ मिलेगी। तो पहले तो बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसके 50 जो अध्याय प्रश्न है वो और उत्तर सहित मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो देश की आज़ादी के समय जो चुनौतियां थी, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, शिक्षा का विस्तार या विदेश नीति। जिसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, क्योंकि स्वतंत्रता और विभाजन के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी विविधताओं के बीच में राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। दूसरा प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता किस तारीख को मिली? तो भारत को स्वतंत्रता है 15 अगस्त 1947 को मिली थी। अगला प्रश्न है, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी ये भाषण किसने दिया था? तो 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। तो ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी जो ये भाषण है, ऐतिहासिक भाषण है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दिया था। और ट्विस्ट विद डेस्टिनी को हिंदी में भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट भी कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के विभाजन का मुख्य आधार क्या था? तो 1947 में भारत का जो विभाजन था उसका मुख्य आधार जो था धर्म यानी धार्मिक आधार पे। तो धार्मिक आधार पे हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के आधार पे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, विभाजन के समय सबसे अधिक हिंसा किस क्षेत्र में हुई? तो आपको क्षेत्र बताना है। पहला है राजस्थान, दूसरा है बंगाल और पंजाब, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है बिहार। तो विभाजन के सबसे ज़्यादा जो हिंसा हुई थी वो हुई थी बंगाल और पंजाब में। और इसके 2 भाग हो गए, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसी तरीके से बंगाल के भी 2 भाग हुए, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, जो बाद में जाकर के पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा हिंसा प्रभावित क्षेत्र थे वो बंगाल और पंजाब थे। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की मांग किस सिद्धांत पर आधारित थी? 4 ऑप्शन है, संघवाद, द्विराष्ट्र सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता या समाजवाद। तो सही आंसर है द्विराष्ट्र सिद्धांत। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान की मांग की थी। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन है, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आजाद या इकबाल। तो मुस्लिम लीग का नेतृत्व है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, वो इसके प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न, भारत में कितनी देशी रियासतें थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देशी रियासतों के भारत में विलय का नेतृत्व किसने किया, यानी सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर है सरदार पटेल, जिनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण करने में सबसे ज्यादा योगदान दिया, जो देश के पहले गृह मंत्री भी थे। अगला प्रश्न, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किस अभियान से हुआ? तो 4 ऑप्शन थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन शक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था। वहाँ के जो निजाम है उसके अर्धसैनिक बल जो रजाकार थे उन्होंने लोगों पर काफ़ी अत्याचार किए थे और इन सब से परेशान होकर के लोगों ने भी विरोध किया और भारत सरकार ने वहाँ सेना भेज करके सैनिक कार्रवाई की और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। अगला प्रश्न है, भारत को लोकतांत्रिक बनाने की मुख्य चुनौती क्या थी? तो 4 ऑप्शन हैं, एक दलीय शासन, संविधान का निर्माण, जनता की भागीदारी या सैन्य शासन। तो भारत को लोकतांत्रिक बनाने की मुख्य चुनौती थी वो थी संविधान का निर्माण, और लोकतंत्र को स्थायी बनाने के लिए संविधान का निर्माण आवश्यक था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन हैं 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1950। तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाता है? अपने यहाँ ऑप्शन है, राष्ट्रपति लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र या सैन्य लोकतंत्र। तो भारत में संसदीय लोकतंत्र है, ब्रिटेन की तरह। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है इसमें, केवल शिक्षित वोट दे सकते हैं, केवल पुरुष वोट दे सकते हैं, सभी वयस्क नागरिक वोट दे सकते हैं या केवल संपन्न लोग वोट दे सकते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि सभी लोग जो 18 साल या उससे ऊपर के आयु के हैं, नागरिक हैं भारत के, वो मतदान का उनको अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था?
तो ऑप्शन है 1947-48, 1948-49, 1950-51-52 या 1955-56। तो भारत में पहले जो आम चुनाव है वो 1951-52 में हुए थे। यानी भारत में जो पहले चुनाव है वो 1951 के अंत में शुरू हुए थे और अंत में या इसका जो अंतिम चरण है वो फरवरी 1952 में संपन्न हुआ था। तो इस तरीके से ये पहले चुनाव है वो 51-52 के चुनाव माने जाते हैं, कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, विकास से संबंधित तीसरी प्रमुख चुनौती क्या थी? जो चुनौतियां थी जैसे एक केवल औद्योगिक विकास, केवल कृषि विकास, समान और समावेशी विकास या विदेशी निवेश। 4 ऑप्शन हैं विकास से संबंधित चुनौती। तो आपकी पाठ्यपुस्तक के अनुसार जो तीसरा ऑप्शन है समान और समावेशी विकास, ऐसा विकास जो सभी समाजों को लाभ पहुंचाए, ये इसकी चुनौती थी। अगला प्रश्न है, संविधान में सामाजिक न्याय का प्रावधान कहाँ से लिया गया या कहाँ है? सामाजिक न्याय का प्रावधान मौलिक कर्तव्य में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, प्रस्तावना में है या आपातकाल में? तो इसका सही आंसर है जो सामाजिक न्याय का प्रावधान है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। अगला प्रश्न, विभाजन के कारण लगभग कितने लोग विस्थापित हुए? ऑप्शन हैं 10 लाख, 30 लाख, 80 लाख या 2 करोड़। तो सही आंसर है लगभग 80 लाख लोग हैं वो विस्थापित हुए, अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हुए। अगला प्रश्न, विभाजन के दौरान सबसे अधिक प्रभावित वर्ग कौन सा था? तो ऑप्शन हैं सैनिक, व्यापारी, अल्पसंख्यक या अधिकारी। तो विभाजन से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वो अल्पसंख्यक थे और अल्पसंख्यक सीमा के दोनों ओर, पाकिस्तान वाले जहाँ ज़्यादा जो हिंदू है वो अल्पसंख्यक थे और भारत की तरफ जो मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, दोनों सबसे ज़्यादा हिंसा के शिकार हुए। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता दिवस कहाँ बिताया था या कहाँ मनाया? 4 ऑप्शन हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है गांधी जी ने कलकत्ता में सांप्रदायिक हिंसा रोकने में उस समय लगे थे और वहीं उन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। अगला है, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो 4 ऑप्शन हैं भारत का कोई धर्म नहीं, केवल बहुसंख्यक धर्म को मान्यता, सभी धर्मों को समान और इसके अलावा धर्म का पूर्ण विरोध। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब हो गया कि सभी धर्मों का समान सम्मान है और भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि सभी धर्मों को सम्मान और संरक्षण है वो दिया गया है। अगला प्रश्न, विभाजन के समय दिल्ली में किस समुदाय की बड़ी आबादी थी? तो 4 ऑप्शन है केवल हिंदू, केवल मुस्लिम, केवल सिख या हिंदू और मुस्लिम दोनों। तो दिल्ली में जो सबसे बड़ी जो समुदाय था वो था विभाजन के समय दिल्ली में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की बड़ी आबादी थी। अगला प्रश्न, भारत ने किस प्रकार के राज्य का निर्माण करने का लक्ष्य रखा? ऑप्शन है धार्मिक राज्य, सैनिक राज्य, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष राज्य या राजशाही राज्य। तो भारत में किस प्रकार के राज्य का लक्ष्य रखा था? तो वो था लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है 1946 में 46 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के उद्देश्य किसे सुरक्षा देना है? केवल बहुसंख्यकों को, केवल अल्पसंख्यकों को, सभी नागरिकों को या केवल शासकों को? तो भारतीय संविधान का उद्देश्य सुरक्षा देना है, तो सभी को सुरक्षा देना है, यानी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और सुरक्षा भारतीय संविधान प्रदान करता है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक था? तो 4 ऑप्शन है मजबूत सेना, स्वतंत्र न्यायपालिका या लोकतांत्रिक व्यवहार या एक दलीय शासन। तो लोकतंत्र को जो शुरुआत में सफल बनाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवहार जरूरी था, क्योंकि केवल संविधान से ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवहार भी जरूरी था। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने का क्या कारण था? यानी भारत में संघीय व्यवस्था क्यों अपनाई गई? तो 4 ऑप्शन हैं आकार में छोटा देश, विविधताओं को समायोजित करना या सैन्य नियंत्रण या विदेशी दबाव। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है, विविधताओं को समायोजित करना, यानी भारत है वो विविधतापूर्ण जिसमें भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं को समायोजित करने के लिए संघीय व्यवस्था अपनाई गई। अगला प्रश्न, विभाजन के समय महिलाओं को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसमें ऑप्शन हैं शिक्षा की कमी, रोजगार की समस्या, अपहरण और हिंसा या राजनीतिक उपेक्षा। तो सबसे ज़्यादा समस्या जो महिलाओं को सहन करनी पड़ी वो थी अपहरण और हिंसा। विभाजन के दौरान महिलाओं का अपहरण, बलात्कार और जबरन विवाह जैसी हिंसाएं उनको झेलनी पड़ी। अगला है, शरणार्थी समस्या किस घटना से जुड़ी हुई है? तो 4 ऑप्शन हैं संविधान निर्माण, भाषाई आंदोलन, भारत का विभाजन या औद्योगिकरण। तो जो चैप्टर है उसके अनुसार अगर सोचेंगे तो शरणार्थियों की समस्या वो भारत के विभाजन से संबंधित थी। विभाजन के कारण लाखों लोग हैं वो शरणार्थी बन गए थे। अगला प्रश्न, विभाजन के समय सबसे बड़ा मानव विस्थापन किस प्रकार का था? स्वैच्छिक था, योजनाबद्ध था, आकस्मिक और अव्यवस्थित था या सरकारी नियंत्रण में था? तो विभाजन के समय अचानक विभाजन होने के कारण जो विस्थापन था वो आकस्मिक और अव्यवस्थित था, जिसके कारण अचानक था और लोग काफ़ी त्रस्त था, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियाँ हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय नेतृत्व ने विभाजन को किस रूप में देखा?
स्थायी समाधान, अपरिहार्य समझौता, विजय के रूप में या प्रशासनिक सुविधा के रूप में। तो भारतीय जो नेता थे उन्होंने विभाजन को एक दुखद लेकिन अपरिहार्य समझौता माना, न तो इसको विजय के रूप में प्रतीक माना, न इसको स्थायी समाधान माना, तो इसको दुखद लेकिन अपरिहार्य समझौता माना। अगला प्रश्न है, संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान कहाँ किया गया? ऑप्शन हैं केवल प्रस्तावना में, केवल नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों में या आपातकालीन प्रावधानों में। तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जो प्रावधान है वो मौलिक अधिकारों में किया गया और मौलिक अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सांस्कृतिक सुरक्षा का प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस आधार पर राष्ट्र निर्माण की नीति अपनाई? 4 ऑप्शन हैं, एक भाषा, एक धर्म, बहुलतावाद या सैन्यवाद। तो भारत ने कभी भी एक भाषा या धर्म को महत्व नहीं दिया। बहुलतावाद को भारत ने अपनी राष्ट्र निर्माण की नीति के रूप में अपनाया, यानी भारत में विविधता में एकता, जिसको बहुलतावाद कह सकते हैं, को आधार बनाया। अगला प्रश्न, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन हैं केवल नेताओं पर, केवल संविधान पे, या नागरिकों की भागीदारी पे, या सेना पे। तो लोकतंत्र की जो सफलता है वो नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करती है और लोकतंत्र तभी सफल होगा जब नागरिक है वो सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाए। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाई विविधता को कैसे संभाला गया? एक भाषा लागू करके, भाषाई राज्यों के गठन से, भाषा प्रतिबंध लगाकर या विदेशी भाषा अपनाकर। तो भारत में भाषाई विविधता को संभालने के लिए या जो भी विवाद भाषा से संबंधित थे उसका सबसे जो आसान या समाधान हुआ वो था भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, और जिसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी सिफारिश की थी। तो इसका ऑप्शन हो गया कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से असंतोष को कम किया गया। अगला प्रश्न, विकास की भारतीय अवधारणा का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसमें ऑप्शंस हैं केवल आर्थिक वृद्धि, केवल औद्योगिक वृद्धि, सामाजिक न्याय के साथ विकास या केवल कृषि। तो भारतीय जो विकास की भारतीय अवधारणा थी उसमें सभी को समायोजित करते हुए सामाजिक न्याय के साथ विकास को महत्व दिया गया था, क्योंकि केवल आर्थिक वृद्धि से भी काम नहीं चलेगा, केवल उद्योगों से भी काम नहीं चलने वाला और केवल कृषि के विकास से भी काम नहीं चलना था। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था जो विकास की अवधारणा थी उसका मुख्य लक्ष्य था सामाजिक न्याय के साथ में विकास। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन हैं, कानूनी दंड, सामाजिक आर्थिक लक्ष्य, चुनाव प्रक्रिया या आपातकाल। नीति निर्देशक तत्वों का जो संबंध है वो इसके लिए जो दूसरा ऑप्शन है कि ये सरकार को सामाजिक आर्थिक दिशा निर्देश देते हैं। चुनाव प्रक्रिया के लिए निर्वाचन आयोग अलग है, कानून के लिए संविधान है, आपातकाल के और भी प्रावधान है। अगला प्रश्न, विभाजन के बाद भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या थी? तो 4 ऑप्शन हैं, युद्ध है, राष्ट्र की सुरक्षा और एकता, औद्योगिक क्रांति या विदेशी विस्तार। तो विभाजन के बाद में भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी देश की सुरक्षा और एकता को बनाए रखना, क्योंकि भारत विविधताओं का देश था और विभाजन एक हो चुका था, दूसरा विभाजन नहीं हो, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अगला प्रश्न, गांधी जी का मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्ता प्राप्ति, सांप्रदायिक सौहार्द, औद्योगिकरण या सैन्य शक्ति। जो गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था वो सांप्रदायिक सौहार्द थे और सौहार्द था और इसके लिए वे जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास के लिए प्रयासरत रहे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हिंसा को रोकने के लिए कौन सा उपाय अपनाया? तो आंदोलन, अनशन, सैन्य हस्तक्षेप या चुनाव। तो गांधी जी ने समय समय पर उपवास या अनशन के आधार पर या माध्यम से हिंसा को रोकने के प्रयास किए। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्र निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित था? 4 ऑप्शन हैं, एकरूपता, बहुमत का शासन, समावेशिता या तानाशाही। तो भारत का राष्ट्र निर्माण है वो समावेशिता पर आधारित था, यानी सभी समुदायों को साथ लेकर चलना है, वो भारत की नीति थी। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक भारत में सत्ता का स्रोत कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता या संसद। तो लोकतांत्रिक भारत में सत्ता का जो स्रोत है वो भारत की जनता है, वास्तविक स्रोत है वो भारत की जनता है। अगला प्रश्न, विभाजन के बाद भारत पाक संबंध कैसे रहे? तो विभाजन के बाद भारत पाक संबंध है वो जैसे सौहार्दपूर्ण, तनावपूर्ण, सहयोगी या निर्भर। तो विभाजन के बाद अक्सर भारत पाकिस्तान में युद्ध होता रहा, तो वो जो भी संबंध है वो तनावपूर्ण रहे, लगातार तनाव बना रहा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अम्बेडकर या सरदार पटेल। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला ऑप्शन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, क्योंकि ये मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला है, विभाजन ने भारत की राजनीति को कैसे प्रभावित किया? तो विभाजन के कारण अस्थिरता आई या स्थिरता लाई या अस्थिरता बढ़ी या निरंकुशता लाई या सैन्य शासन लाया। तो विभाजन के कारण भारत की राजनीति में अस्थिरता बढ़ गई,
यानी बढ़ी, तो विभाजन ने प्रारंभिक वर्षों में अस्थिरता पैदा की। अगला प्रश्न, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कब तक चली? तो केवल 1947 या 1947 से 50 या 50 तक, या एक लंबी सतत प्रक्रिया? तो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक दीर्घकालिक और निरंतर प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, भारत में लोकतंत्र की जड़ें किसमें हैं? 4 ऑप्शंस हैं, औपनिवेशिक शासन, जनता की भागीदारी, सैन्य शक्ति या विदेशी सहायता। तो भारत में जो भी लोकतंत्र की जड़ें हैं वो जनता की भागीदारी पर निर्भर है, क्योंकि जनता की भागीदारी ही लोकतंत्र की नींव है। अगले प्रश्न है, भारत ने विविधता की समस्या का समाधान कैसे किया? तो संवैधानिक उपायों के द्वारा भारत ने विविधता की समस्या का समाधान किया। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां अध्याय का केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका केंद्रीय विषय है स्वतंत्रता के बाद की समस्या, यानी अध्याय है इसमें बताया गया कि भारत में स्वतंत्रता के बाद में राष्ट्र निर्माण के सामने यानी प्रमुख रूप से 3 तरह की जो भी चुनौतियां आई थी उसका विश्लेषण करना है। तो ये पूरे 50 प्रश्न मल्टीपल चॉइस प्रश्न है वो इस पार्ट के हो गए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के। और इसी पार्ट का जो कोशिश करूंगा कि इस पार्ट से संबंधित 40 या 50 प्रश्नों का गूगल क्विज का लिंक है, मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो वहाँ से लिंक पे क्लिक करेंगे, तो आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आपका गूगल क्विज फॉर्म खुलेगा, उसमें आपको गूगल क्विज में भाग लेना है। और भाग लेने के बाद में जैसे ही उसके प्रश्नों के उत्तर आप सबमिट कर लेंगे, सारी जानकारी सबमिट करेंगे, तो आपको अपना स्कोर दिख जाएगा और आपके कितने मार्क्स बने वो सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा उस गूगल क्विज में भाग लेने के लिए। और कितनी ही बार आप उस क्विज में भाग ले सकते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल क्विज का लिंक दे दूंगा। और मैंने प्रत्येक अध्याय की गूगल क्विज बनाई हुई है, पॉलिटिकल साइंस के दोनों जो पाठ्यपुस्तकें हैं, स्वतंत्र भारत में राजनीति और समकालीन विश्व राजनीति, दोनों पाठ्यपुस्तकों के सभी अध्यायों की मैंने गूगल क्विज बना रखी है। मैं जैसे जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करूंगा उनके साथ मैं गूगल क्विज भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक साथियों के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।